नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए 2 दिनों की सैलरी कटाई है। बैंकरों ने एक दिन की 3-3 हजार की सैलरी कटाई है। सभी कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल के लिए कुल कितनी सैलरी कटाई है, हमें इसका एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम 1000 करोड़ तो आज और कल के कट ही जाएंगे। इसके पहले भी 2 दिनों की हड़ताल में सैलरी कटी थी। तो क्या 4 दिनों की हड़ताल के लिए बैंकरों ने कोई 2000 करोड़ रुपए का वेतन कटवाया है? जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे, पहले भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे। आज देश भर के बैंकों में क्या है? आज देश भर के बैंकों में क्या है? सरकार की जिम्मेदार, सरकार की जिम्मेदार, भारत सरकार डाउन 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 डाउन, भारत सरकार डाउन 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 डाउन, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब यूटी जिंदाबाद, 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 अब यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब स्ट्रगल राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, स्ट्रगल राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, स्ट्रगल इज द राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ, स्ट्रगल इज द राइट पाथ, राइट पाथ, राइट पाथ। प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी, हम निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ हैं और ये हम अपने लिए नहीं, ये देशवासियों के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम पहले भी बता चुके थे कि निजीकरण का अगर बिल पेश होता है या कोई भी कार्यवाही इसके ऊपर होती है तो हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे। कितनी सैलरी आपने कटवाई? औसतन 3000 रुपए पर दिन। हाँ। एक दिन की है। 2 दिन की 6000। अगर हम देखेंगे टोटल, अगर 10 लाख एम्प्लॉइज की बात करूं मैं, तो 300 करोड़ रुपए। बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट जो है हर सेक्टर को निजीकरण, हर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है। हम लोग ये अपने हक के लिए, और जैसा कि मैम ने बोला है, पूरी कंट्री के लिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। और हम लोग को इसमें बिल्कुल सैलरी कट का मतलब बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हम कटा रहे हैं, बिकॉज ये फाइट है और ये हम लोग को अल्टीमेट रिजल्ट पे ले जाएगी। तो हम लोग को वी आर डेडली अगेंस्ट दिस प्राइवेटाइजेशन। सैलरी कट के भी सड़क पे फिर और आना पड़े तो हम आएंगे। बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम लोग हमेशा से करते हैं, एक साथ हैं और हमेशा हम लोग की यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो हम लोग आएंगे। हजारों करोड़ रुपए की सैलरी कटाकर बैंकर हड़ताल कर रहे हैं और उम्मीद है कि जिन चैनलों को वो देखते होंगे, यानी गोदी मीडिया, उन पर खूब कवरेज भी हो रहा होगा। लेकिन मेरा बैंकरों से एक सवाल है। पिछले 7 साल में बैंकरों के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू मुस्लिम नफरत वाली मीम को लेकर कितने मैसेज साझा किए गए? मॉब लिंचिंग और नफरत से जुड़े कितने मैसेजों को मैनेजर स्तर से ऊपर के अधिकारी साझा करते हुए सही ठहरा रहे थे? गोदी मीडिया के कार्यक्रमों को मैनेजर और उनके ऊपर के कितने अधिकारी देखते हैं और साझा करते हैं? मैनेजर और उनके ऊपर के स्तर के कितने कर्मचारी किसान आंदोलन के समय उन्हें आतंकी बताने वाले पोस्ट शेयर कर रहे थे? सांप्रदायिकता नागरिकता की जड़ में मट्ठा डाल देती है। नफरत से भरा नागरिक निजीकरण का विरोध नहीं कर सकता है। हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि बैंकरों के बीच नफरत की राजनीति के प्रति सहमति है या निजीकरण के प्रति कुल असहमति है। यह सवाल मैंने बैंकरों से इसलिए भी पूछा है क्योंकि यही सवाल किसानों से भी पूछा था कि गांव में उनके रहते हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। किसानों ने इसका जवाब भी दिया और भरे मंच से इसके लिए माफी मांगी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये नारे
नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे की धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, दंगा यहाँ पर नहीं होगा। कई बैंकरों ने कहा कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में नफरती मैसेज फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आपको लगता है मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि 2 दिनों के लिए एक बैंकर 6-6 हजार रुपए कटाकर हड़ताल में शामिल हो रहा है। बड़ी बात है। इसका मतलब है कि बैंकरों ने निजीकरण को लेकर काफी विचार विमर्श किया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC ने 19 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हर बात का संदर्भ दिया गया है कि सरकार ने ऐसा कब कहा या रिजर्व बैंक और CAG की रिपोर्ट में ऐसा कब कहा गया है। इसके आधार पर बात रखी गई है कि कैसे सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों को घाटे की तरफ धकेलती चली गई। अब बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करने जा रही है, ताकि ये बैंक उन्हीं निजी लोगों के हवाले कर दिए जाएं जिन्होंने इन बैंकों को खोखला कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकारी बैंकों के 5 लाख करोड़ वसूले भी गए हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती है। इसके बारे में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC ने विस्तार से जवाब दिया है। बताया है कि 2014-15 से 20-21 के बीच बैंकों का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट 25,24,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें से 19,04,000 करोड़ NPA सरकारी बैंकों के हैं। 8 लाख करोड़ राइट ऑफ किए गए हैं। इसके कारण सरकारी बैंकों का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 4,48,000 करोड़ ही वसूले गए हैं, वो भी 7 साल में। 2014-15 से 2020-21 तक 25 लाख करोड़ का लोन NPA हुआ है और वापस कितना आया है? करीब 4.5 लाख करोड़। क्या यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि इस पर चर्चा नहीं हुई? बैंकरों ने जो प्रेस रिलीज तैयार की है उसमें लिखा है कि 7 दिसंबर को राज्यसभा में वित्त मंत्रालय का जवाब है कि राइट ऑफ करना एक रूटीन प्रक्रिया है, इससे कर्ज लेने वाले को फायदा नहीं होता है। बैंकर कहते हैं कि दोनों ही बातें गलत हैं। उनका कहना है कि सरकार का ही जवाब बताता है कि 2016 से और 2020-21 के बीच 25 लाख करोड़ के NPA में से 7 लाख करोड़ रिटर्न ऑफ किए गए हैं, उससे अधिक, और इसमें से मात्र 86,986 करोड़ की वसूली हुई है। जाहिर है लोन लेने वाले को फायदा हुआ है। परिमल ने इन सवालों पर यूनियन नेताओं से बात की। पंकज कपूर ने जवाब दिया है। बैंकों में जो भी बैड लोन होते हैं, बैड लोन होने के बाद उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि उससे अब परफॉर्म होकर बैंक को कुछ अर्निंग नहीं हो रही, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो NPA की में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। आज सरकार बैंकों को उसको फिर किस तरह से रिटर्न ऑफ करना होता है। रिटर्न ऑफ मीन्स प्रोविजनिंग। उन NPAs के अगेंस्ट बैंक को अपने प्रॉफिट्स में से, जब 31 मार्च को उनको प्रॉफिट आता है, उसमें से प्रोविजनिंग करके जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अपने प्रॉफिट में से हम लोगों को इन अकाउंट्स को, जो बैड लोन्स, जो NPA, जो रिटर्न ऑफ, इस बड़ी फिगर को राइट ऑफ करना होता है और उसको क्रेडिट करना होता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये NPA अकाउंट्स NCLT उसके अंदर जाते हैं, जो बैंक्रप्सी कोड में कवर करता है, तो बैंक्रप्सी कोड में आज तक क्या हो रहा है, जिस सोच के ये गवर्नमेंट लेकर आई थी उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। उसमें एक हेयर कट का नाम लेकर आए, जो कि एक कॉमन टर्म है। कॉमन आदमी तो ये समझेगा हेयर कट, अदरवाइज ये एक कंसल्टेंट्स का वो है टर्म, जो मैकेंजी, बॉस्टन, ये लोग यूज करते हैं हेयर कट। तो ये हेयर कट क्या है, वो चीज हमें समझनी चाहिए। जब उन बैड लोन्स को बैंक्रप्सी कोड के अंदर, जब कोर्ट के अंदर NCLT वगैरह में लेकर आते हैं, तो वहां पर एक हेयर कट दे दिया जाता है।
कितना परसेंट? 85%। 95% तक अभी लास्ट केस जो हुआ है 95% हेयर कट। मीन्स मेरा अगर जो 100 रुपये का लोन था तो उसके अगेंस्ट 95% मेरा हेयर कट, 5% मुझे देना है। मुझे नहीं देना है, वो मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई रिश्तेदार उसको परचेज कर लेगा 5% पर। ये बहुत बड़ा लकूना है, ये बहुत बड़ा लूप होल है। तभी हम बैंक्रप्सी कोड का भी विरोध कर रहे हैं। और ये निजीकरण क्या है? ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है पूरे देश के साथ। ये एंटी नेशनल है, एंटी कंट्री है, एंटी इकोनॉमी है, एंटी पब्लिक है। एक धारणा फैलाई गई है कि जब सरकारी बैंकों का लोन डूबने लगता है तो सरकार को जनता के पैसे से बचाना पड़ता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इस सवाल को लेकर एक शोध परक लेख छपा है। इस लेख में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर टीटी राम मोहन के अध्ययन का हवाला दिया गया है। लेख प्रोफेसर राम मोहन का नहीं है, मगर उनके काम को कोट किया गया है। प्रोफेसर राम मोहन का कहना है कि सरकार हमेशा से ही सरकारी बैंकों में पैसा डालती रही है। हर जगह की सरकार सरकारी बैंकों में पैसा डालती है बचाने के लिए। 2008-2009 में ब्रिटेन की सरकार ने 4,50,000 करोड़ रुपए डाले थे ताकि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को बचाया जा सके। 2 साल में इतना पैसा डालना पड़ा। प्रोफेसर राम मोहन कहते हैं कि इतना पैसा तो जब से उदारीकरण शुरू हुआ यानी 20 साल में भारत सरकार ने डाला है। यानी भारत सरकार ने कितना कम डाला है बैंकों को बचाने के लिए। राम मोहन का तर्क है कि यह धारणा भी गलत है कि प्राइवेट बैंकों के साथ ऐसा नहीं होगा। टैक्स पेयर को अपनी जेब से प्राइवेट बैंकों के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। सरकार को नाम लेकर बताना चाहिए कि किन उद्योगपतियों के कितने लोन हैं, सरकार नहीं बताती है। लेकिन आम लोग जब लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक वाले उनके मोहल्ले में चले जाते हैं और शर्मिंदा करते हैं। लोन जबरन दिए जाने के कारण भी डूब रहे हैं। डुबाने वाले को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इस कारण भी लोन डूब रहे हैं और बैंकों की हालत खराब हो रही है। अगर प्राइवेट बैंक को सपोर्ट किया जाता है, प्राइवेट बैंक इतने अच्छे रहते तो प्राइवेट बैंक डूबे क्यों? येस बैंक क्यों डूबी? पीएसआईबी बैंक क्यों डूबी? जितने भी ग्रामीण बैंक है वो क्यों डूबे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी गवर्निंग जो है वो कमजोर है, आपकी ऑडिटिंग कमजोर है। आप ऑडिटिंग सही से नहीं करा रहे। आप जिस तरह सरकारी बैंक का ऑडिटिंग होता है, हर ब्रांच का ऑडिटिंग होता है, क्यों नहीं उनका ऑडिटिंग होता है? आप डीएचएफएल में 90,000 करोड़ लेकर डूब गया। डीएचएफएल 90,000 करोड़ रुपया लेकर डूब गया। डीएचएफएल क्यों डूबी? सरकार क्या उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? आपके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस डूब रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? सरकारी बैंक को बदनाम किया जाता। एम्प्लॉइज 9 लाख जो है बैंकिंग उद्योग के अंदर लगभग इस स्ट्राइक के अंदर शामिल हैं और 2 दिन की ये देशव्यापी हड़ताल है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हजारों करोड़ रुपया जो है वो नेचुरली अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये बैंक कर्मचारी और अधिकारी, और वो कोई इनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है। ये हड़ताल देश के आम नागरिकों के हित के अंदर है पूर्णतः, क्योंकि इससे उनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। आज भी प्राइवेट कितने बैंक जो हैं वो फेल हो चुके इन पिछले चंद वर्षों के अंदर जो है, और उनको किस तरीके से अपनी पैसे को लेकर के इधर उधर भागना पड़ा, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर ये बैंक सरकारी क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राहक जो है, जो कि आम आदमी है, वो निश्चिंत रहता है कि उसका पैसा सेफ है। यह सही है कि सरकारी बैंकों के कारण आम लोगों तक बैंकिंग पहुंचा है, लोन भी पहुंचा है। जनधन खातों का 97% हिस्सा सरकारी बैंकों में है। प्राइवेट बैंकों ने क्यों 3% ही जनधन खाते खोले? 43 करोड़ खातों को खोल देना सामान्य बात नहीं है। आज ही यानी 16 दिसंबर को सरकार ने लोकसभा में बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को प्राइवेट बैंकों ने कितने कम लोन दिए हैं। जितना लोन दिया गया है कुल उसका 1.77% ही दिए हैं। बैंक कर्मचारियों को नोटबंदी जैसे विचित्र फैसले भी लागू करने पड़े। अचानक इतना नोट आ गया कि गिनने में गलती हो गई और कई कैशियरों ने उतना पैसा अपनी जेब से भरा। देश बैंकरों के इस योगदान को भूल गया, लेकिन मैं याद दिलाता रहता हूं। परिमल ने जंतर मंतर पर कुछ कैशियर से भी बात की। हम ओवरलोडेड थे, हम रात देर तक काम करते थे, सारे काउंटर्स पे कैश लिए गए और मशीन सिर्फ एक थी।
तो बाकी काउंटर्स पे कैश चेक करने का कोई जरिया नहीं था। हमें नकली नोट आए और उन नकली नोटों के बदले हमें जुर्माना देना पड़ा। कितना आपको जुर्माना कितना देना पड़ा? लगभग 12-15 हजार मैंने भरा है। आपको? जी। कोई लोग 2-2 लाख भी दिए, वो आप 2,000 के उस समय 1000 के नोट थे। 1000 के नोट अगर गलत आ गए, 10 नोट गलत आ गए तो आपका 10,000 गया। और नोट चेक करने का जरिया नहीं था क्योंकि सभी कैशियर नहीं थे, सभी स्टाफ कैश ले रहे थे क्योंकि और एक कैशियर या 2 कैशियर से सारा काम हो नहीं सकता था। कुछ जो कैश में ट्रेंड नहीं थे वो लोग भी कैश ले रहे थे और कैश नोट देखने का, चेक करने का भी जरिया नहीं था। वो जितना देख पा रहे थे ये देख पा रहे थे। डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा नोट में है कि बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है डुप्लीकेट नोट में, जो कि बहुत से स्टाफ नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन लास्टली जब हम उसको RBI में जब डिपॉजिट करते हैं तो हमें जुर्माना देना पड़ता है। अनुभव ये था कि इसका कोई प्री प्लानिंग नहीं था। आप सीधे एक ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं था, बस आपको करते जाना है। और चूंकि ऑर्डर था तो हमने किया और इसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई जिसका खामियाजा इंडिविजुअल को ही भुगतना पड़ा था। तो और रह गई बात सही और गलत ठहराने की, तो उसके लिए तो बड़े बड़े लोग हैं जो बताएंगे। आपसे कोई गलती हुई, आपको कोई जुर्माना लगा? नहीं, मुझे गलती नहीं हुई थी, लेकिन मेरे उस समय जो हेड कैशियर थे उनका 25,000 रुपये का जुर्माना लगा था, तो उनको अपने जेब से देना पड़ा था। मशीनें कितनी थी और लोग कितने थे जो काम मशीनें तो हमारे पास सॉर्टिंग मशीन एक ही है। हाँ। और उसी पे करना था और रात के 10-10 बजे तक हम लोगों ने काम करा था वहाँ पे। बाकी लोग हाथ से ही गिनते होंगे फिर? हाँ, सारे जो भी एक्स्ट्रा थे, जितने भी क्लर्क थे या ऑफिसर्स थे, वो सारे इससे ही काम। मतलब आपको लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थी, तैयार आप लोग नहीं थे और अचानक चीजें हुई? बगैर प्लानिंग का ये काम हुआ था। कैशियरों को जितना नुकसान हुआ है उसके लिए नेहरू को इस्तीफा देना ही चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि नोटबंदी में बैंकरों के योगदान को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रशंसाओं में श्रेष्ठ प्रशंसा अर्थात भूरी भूरी प्रशंसा की थी। ये भूरी भूरी प्रशंसा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आज तक किसी ने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा नहीं की है। बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान दिन रात एक किए हैं। हजारों महिला बैंक कर्मचारी भी देर रात तक रुककर इस अभियान में शामिल रही है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, बैंक मित्र, सभी ने सराहनीय काम किया है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की बैंकों के पास एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में, इतने कम समय में धन का भंडार पहले कभी नहीं आया था। बैंकों की स्वतंत्रता का आदर करते हुए मेरा आग्रह है कि बैंक अपनी परंपरागत प्राथमिकताओं से बाहर निकलकर अब देश के गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर अपने कार्य का आयोजन करें। ठीक यही दलील अपनी जेब से 2000 करोड़ देकर हड़ताल करने वाले बैंकर दे रहे हैं कि सरकारी बैंक ही किसान, गरीब, दलित महिलाओं को लोन देते हैं, लघु मध्यम स्तर के उद्योगों को लोन देते हैं। इनके पास जो भी लोन है उसका बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों का है। अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग तक लोन की पहुंच नहीं हो पाएगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक यूनियनों का कहना है कि सरकारी बैंकों के विलय के कारण उनकी संख्या 27 से घटकर 12 पर आ गई है। इससे नौकरियों की संख्या कम हुई है और आरक्षण का लाभ भी कम होता चला जाएगा। उनका दावा है कि बैंकों के 80,000 पद कम हो गए हैं। बैंकों के विलय से 3,000 से अधिक ब्रांच कम हो गए हैं। क्या बैंकर इन बातों को लेकर मिडिल क्लास को समझा पाएंगे? अगर नहीं तो उनकी हड़ताल से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिडिल क्लास इस बात से संतुष्ट है कि मिडिल क्लास वालों की राजधानी शहर गुरुग्राम में लोग मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, वह इस बात से क्यों असंतुष्ट होगा कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है? डियर बैंकर्स, डू यू गेट माई पॉइंट? देखिए, मदद तो किया है। मदद ये किया है कि जितने भी हमारे युवा पीढ़ी पढ़ रहे हैं बैंकों में आने के लिए,
मुमकिन है। हाँ, जो पढ़ने के लिए हमारे साथी लोग बैंक में आना चाहते हैं उनका रोजगार खत्म कर दिया। बैंकों में जो आज हम लोग पेंशन के लिए जूझते हैं, अपने तो भाई सारे जितने भी उनके लोग हैं उनको पेंशन डबल ट्रिपल 4 पेंशन उठाते हैं, और जो दिन रात सेवा करके हम अपना सारा जिंदगी देश की सेवा में, लोगों को सेवा में हम लोग लगा देते हैं, तो हम लोग को पेंशन नहीं मिलेगी। मुमकिन तो है, ये काम तो किया है बैंकर के लिए कि जितने भी हमारे वेज रिवीजन के लिए लड़ते रहते हैं, 3 साल पर हम लोगों का वेज रिवीजन किया जाता है, काम तो किए हैं। जितने भी हमारे नोटबंदी में जो भी ये ढोल बजाए हैं पूरे विश्व में, ये पूरा अगर बैंकर्मी नहीं अगर काम किए होते रात भर, कितने बैंकरों का जान गया आपको जानकारी होगी। तो ये सारा इनका ढोल जो है फट गया होता। सारा जो ढोल बजा रहे हैं कि हमने विश्व गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया, इतने खाते खोलाए, सारा ढोल फट गया होता अगर बैंकर्मी रात भर काम नहीं किए होते, अगर जाने गंवाई नहीं गई होती। उनके लिए क्या मिला? उनके लिए ना तो ओवर टाइम का दिया गया, ओवर टाइम तक नहीं दिया गया। यहाँ तक जितने भी साथी के लोग मरे, जितने भी शहीद हुए इस देश के काम करने के लिए, उनको आज तक नियुक्ति के लिए वो दर भटक रहे हैं, उनको ये तक नहीं दिया जा रहा है। काम तो किए हैं भाई, यही काम किए हैं कि आए दिन हमेशा बैंकर्मी हड़ताल पे जा रहे हैं। बैंक यूनियनों का दावा है कि हड़ताल में 9 लाख बैंकर शामिल हो रहे हैं। मैं ये प्राइम टाइम यूट्यूब में व्यूज के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी बैंकरों पर कार्यक्रम किया है यूट्यूब में कम ही व्यूज मिले हैं। इस कार्यक्रम के भी 9 लाख व्यूज तो मिलने से रहे, जबकि किसी भी गोदी मीडिया ने शाम के वक्त बैंक हड़ताल पर विस्तार से कोई कार्यक्रम नहीं किया होगा। मैं ये कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बैंकरों से सांप्रदायिकता और गोदी मीडिया को लेकर सवाल करना चाहता था। निजीकरण के अलावा किसानों ने भारत बंद किया तो उसके बाद देश से माफी भी मांगी कि हमें अफसोस है कि ऐसा करना पड़ा। यह उनका तरीका था समाज को अपने आंदोलन से जोड़े रखने का। बैंकरों को भी रिस्क लेकर भीतर चल रहे खेल के बारे में जनता को बताना पड़ेगा कि किस कॉरपोरेट पर मेहरबानी चल रही है। उन्हें डर लगता है तो वे किसानों को ऑफ रिकॉर्ड बता सकते हैं, फिर किसान सारे देश को ऑन रिकॉर्ड बता देंगे। किसानों को डर नहीं लगता है। आप ब्रेक ले लीजिए। और अब एनडीटीवी की एक स्पेशल रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अरविंद गुनाशेखर ने ईडी की चार्जशीट का एक हिस्सा देखा है, जिसमें फ्रॉड सुकेश चंद्रशेखर और दवा कंपनी रैनबैक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी से के बीच बातचीत हो रही है जमानत दिलाने के लिए पैसे के लेन देन को लेकर। 2019 से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवेंद्र सिंह जेल में बंद हैं। यह फ्रॉड अदिति सिंह को झांसा दे रहा है और 200 करोड़ के लेन देन की बातचीत चल रही है। सुकेश एक सॉफ्टवेयर के जरिए अधिकारियों के आधिकारिक नंबर से फोन किया करता था। फ्रॉड सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर और रैनबैक्सी की फाउंडर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह, अदिति की बहन अरुंधति और कुछ शिवेंद्र सिंह की बीच की कम से कम 80 बातचीत की रिकॉर्डिंग्स है। कुछ रिकॉर्डिंग्स परिवार वालों ने की और ईडी को दी, जब उन्होंने पैसे तो दिए लेकिन डील के मुताबिक काम नहीं हुआ, यानी शिवेंद्र सिंह की बेट। इसके बाद सिंह परिवार ने पुलिस में जाकर 200 करोड़ की सो कॉल्ड एक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज कराई। इंटरेस्टिंग यह है कि उन्हें खिलाफ अफसरों को पेमेंट देने की कोशिश का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। उल्टे अदिति सिंह का आरोप है कि उन्हें धमकाया और ब्लैकमेल किया जा रहा है। अरुंधति सिंह द्वारा की गई इस रिकॉर्डिंग में सुकेश चंद्रशेखर उन्हें अभिनव बनकर फोन कर रहा है। भारत के विधि सचिव अनूप कुमार का जूनियर बनाकर वो दबाव बना रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बेल पर हियरिंग से पहले जल्दी से और पैसे जुटाए। Hi pal, good morning. Sister, Very. I ask you for something, you cannot say no. Have I ever said no to you, brother? We've always done whatever you've asked for. Okay. That also in record time.
Yes. My dear sister, listen to me. Yes, tell me, Before my dear 5, brother. I need at least minimum of something above 50, 75, something like that. Not exact 50, it should be above 50. Definitely 70, 75, something like that. Or if you're giving one, nothing like it. But why can you give me time till tomorrow to do whatever I can? Because today may not be possible, brother. I can't commit on today. And once I give you a commitment, I stick to it. Also, sister, please understand. Tomorrow is even second Saturday. sister. Oh, tomorrow is Yes. second Saturday. Sister, please understand. We'll be in a very wrong spot. We need to give them. I need to get this done. Please understand. I've been telling this even to sister also from the last few days. It is very important. I'm only requesting you because Supreme Court matter is getting listed on Monday, Tuesday. Please understand. We need to give sister. Get this done somehow. बाद में इस कॉल में सुकेश अभिनव बनकर बेल पक्की कराने के लिए पैसे मांगता रहता है। दोनों पार्टी फंड में पैसे दिए जाने का जिक्र करते हैं। So now if you put so much pressure on me, brother, I can't work. I've told you this before. And pehle also it's been done and it's only brought trouble and more trouble. And we don't know what you're using the money for. I've never asked you. I've never been told. I don't want to know. Because, I don't know, we were giving it for a party fund. We are giving a donation. What you use the donation for, whether you use it for elections, whether you use it for putting in Ganga or whether you use it for planting trees, up to you. We don't know, we don't ask. When did I say anything now? So now, if it's bail or Supreme Court, why do you keep saying these things? That day also you kept saying this to me. No, I am just saying that now I want to ask you the if you party has asked you something. So before the matter comes up, they have asked you for something. It's our responsibility to give to the party. That's what I meant. I never said that you are giving it to somebody or giving it to someone. Please understand. एक अन्य रिकॉर्डिंग में सुकेश चंद्रशेखर अभिनव बनकर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से बात करते हैं, जिसमें अदिति पार्टी फंड में पैसे देने का जिक्र करती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। मतलब जब मेरा था तब तो ठीक था, मैंने सब कुछ दे दिया आंख बंद करके, बिना क्वेश्चन पूछे, बिना मिले, बिना क्वेश्चन पूछे, पार्टी को सब कुछ दे दिया, है ना? ओके। पर अब मैं औरों से भी जाके ले लिया, पर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक? No, this will keep going. Now, your position, listen to me. Please understand. 1 second. You will be doing till the time your husband comes. After your husband comes, which is now, he will continue also doing his work by earning. इस तीसरे एक्सेप्ट में सुकेश अदिति सिंह से यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला बनकर बात करते हैं और दावा करते हैं कि गृह मंत्री ये केस देख रहा है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि वो होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला नहीं है। हेलो अदिति जी। जी स्पीकिंग। Yes, good afternoon. Ajay Kumar Balla this side, Home Secretary of India. Is this a good time? I can talk to you. Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Yes, sir, I understand. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. I would be most grateful for that. I would like to mention to you that I'm sure you have been told even in before that there is certain right time for things to be done. So Mr. Anup will definitely tell you. I will also take this request to the Honorable Home Minister and I will tell Amit Shah ji your request. But it will be honored as time to come. Yes, I would be grateful. I would be grateful on that regard. Yes, sir. Okay, I understand. But you need to understand, Yes, you are being handled and taken care by the topmost office of this country. That is why we all are calling you and we all are being associated with you. But we would want you to go by our instructions, as we are not okay in accepting advices and suggestions
जी from your end. जी sir. जी I am sorry if I don't want to be out of line. जी sir. जी sir. जी sir. Because the Honorable Home Minister especially asked me to personally call you up and have a word with you. बाद में इस बातचीत में शिविंदर सुकेश यानी अनूप से सीधे मुलाकात की बात करते हैं, क्योंकि अब उन्हें चिंता हो रही है कि करोड़ों की रकम देने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन सुकेश बच रहा है। And I would really request if at least you can get to meet once, if I cannot, to give you physical comfort, because of face-to-face meeting really helps a lot. So if it's at all possible, a short meeting also for you, that would really be helpful. Please pass on that message. Sir, this is here. Sir, he's requesting for a meeting. He's saying if it's just a short meeting, it would really give him comfort. Meeting. He wants to meet. Sir, he's saying that since he can't meet, he's requesting for a short meeting, a short physical meeting with me. He's requesting you to have a meeting with me just to give him comfort. Because He's been very concerned about. You tell him not to be worried. Tell him to let us do our job. We know what we are doing. Tell him to be relaxed. Tell him to now look forward to come out rather than all these kind of confusions that he's having. Tell him that he can come and directly meet, and we can have a conversation on the future that we have to take forward. You tell him that in the current scenario with everything happening, how does he feel it is appropriate to have a meeting? Please ask him that question. हमने इस मामले में दिल्ली पुलिस और अदिति सिंह का रिएक्शन मांगा है। जैसे ही वो हमें मिलता है, हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।